मैंने ओके। अच्छा, फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स जो है वो सारी ऐसी जॉब्स है जिनमें राइटिंग इन्वॉल्व है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आप ऐसे लिख के दे रहे हो, आप पोइम लिख के दे रहे हो, आप स्टोरी लिख के दे रहे हो, या आजकल जैसे है कि वेबसाइट्स पे कंटेंट लिख के दे रहे हो, सोशल मीडिया पे कंटेंट लिख के दे रहे हो। अगर उसमें राइटिंग इन्वॉल्व है तो वो राइटिंग जॉब है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो फ्रीलांस राइटिंग जॉब है, और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो ऑनलाइन राइटिंग जॉब है। अगर आप अपने घर से कर रहे हो और आप दफ्तर में नहीं जा रहे हो, दफ्तर में जाके जो जॉब की जाती है उसको इन हाउस जॉब कहा जाता है। हम प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, वहां जाके हम जॉब्स को देखेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा, वहाँ लिखा होगा इन हाउस, IN एंड देन हाउस। तो इन हाउस जो जॉब्स होती है इसका मतलब होता है कि आपने ऑफिस अटेंड करना है। इन हाउस को देख के ऐसा लगता है कि आपने अपने घर में बैठ के करना है, अपने हाउस में बैठ के करना है, बट ऐसा नहीं है। आपने एम्प्लॉयर के हाउस, जो उन्होंने इन हाउस बनाया होता है ऑफिस, वहाँ जाना होता है। तो वो इन हाउस जॉब होती है। अच्छा, मुझे क्लियर कर दे, सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्रीलांस राइटिंग की तरफ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे 5-6 साल हो गए। लेकिन ओवर द इयर्स राइटिंग्स की कोई ना कोई नई फॉर्म निकलती ही आती है। मतलब आपको लगेगा, मतलब आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप राइटिंग मैं, मतलब पहले जब जॉब सर्च करती थी मैं लिखती थी ब्लॉग राइटिंग। मेरा मकसद ये होता था कि मुझे फिल्टर करके बस ब्लॉग्स वाली जॉब्स दे दो। लेकिन एक टाइम ऐसा है, मैं सिर्फ राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया। जब मैं जॉब को करती थी, ढूंढती थी, तो मैं सिर्फ राइटिंग लिखती थी, क्योंकि इतनी वेरियस फॉर्म्स है, आप सबको तो कवर कर नहीं सकते हो। फिर क्या होता है कि जिनको आपने कवर नहीं किया वो जॉब्स फिल्टर होकर आपके सामने नहीं आती, और आप वो कर सकते होते हैं लेकिन चूंकि पता नहीं होता, हम नहीं कर पाते, तो वो मिस हो जाती है। जो मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स लिखी है, वो टाइप्स है जो मुझे वो बहुत ज्यादा फेमस है और जिनमें मैं किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व रही हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई है, मैंने उनको यहाँ पे लिखा है। एक राइटिंग मुझे अभी अभी इसको देखकर ख्याल आ रहा है कि मैंने इसमें लीगल राइटिंग का जिक्र नहीं किया। मैंने लीगल राइटिंग भी थोड़ी बहुत की हुई है, वो भी इसमें आ जाती है, बट एनी हाउ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली जो है वो हमारे पास आर्टिकल या फीचर राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग क्या होती है? ये है, ये समझिए इस किस्म जैसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जैसे आप अखबार में आर्टिकल्स लिखे जिनको कॉलम्स भी कहा जाता है, इनको फीचर्स भी कहा जाता है, उसको आप आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। ये लिखने वाला बंदा वैसा बंदा होता है जिसने कोई ना कोई एक्सपीरियंस हासिल कर लिया होता है राइटिंग में, जिसके पास अपने काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, और वो जो है पब्लिक तक अपने वो ओपिनियंस पहुंचाना चाहता है। वो बंदा जो था वो आर्टिकल राइटिंग वाला बंदा होता है। लेकिन आजकल के फ्रीलांसिंग के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आर्टिकल या फीचर राइटिंग करने वाला बंदा हो वो अपने लिए ही आर्टिकल या फीचर राइटिंग कर रहा हो और वो अपने ही आर्टिकल्स पब्लिश करो, मतलब अपने नाम से। ऐसा बहुत दफा होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, वो आपको कहते हैं आप हमें इस टॉपिक के ऊपर ये आर्टिकल लिख के दो, और उसमें आपने ये वाला ओपिनियन जो है उसको डिस्क्राइब करना है, इस वाले ओपिनियन को आपने ऐड करना है, या इस वाले ओपिनियन को अपोज करना है, और आपने हमें इस पे आर्टिकल लिख के देना है। ये बहुत कॉमन जॉब है, आपको बहुत आसानी से मिलेगी। मोस्टली गोस्ट राइटिंग होती है जिसमें आपका नाम शामिल नहीं होता, आपका क्लाइंट इसको अपने नाम से पब्लिश करता है और आप आर्टिकल्स लिखते हो। इसको मैंने सबसे नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत आसानी से मिलती है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात जो इसमें मुझे एक बतानी थी आपको, जो मेरे माइंड से भी निकल गया, अभी आ जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें जो ये है कि ये वो राइटिंग है जो आप एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने का सोचो, आप अपना जो है कोई ऑनलाइन एजेंडा स्टार्ट करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि मैं जो हूँ फीमेल्स के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ, तो मैं जो हूँ इसके ऊपर लिखना चाहती हूँ, मैं इसके ऊपर एक वेबसाइट बनाऊंगी। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम से वेबसाइट बनाते हैं, और वो वेबसाइट बनाते हैं और वहां पर जो है, इकरा कबीर, आपको आवाज नहीं आ रही? इकरा, आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है, तो आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक करें। अच्छा, तो आप क्या करते हो जब आप मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो ना? अब एक्सपीरियंस्ड होने का कोई मुझसे पूछेगा कि मैम हम कितने अरसे बाद एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, टोटली डिपेंड करता है आप कितना पैशनेट हो राइटिंग करने के बारे में, आप कितना जल्दी चाहते हो कि आप अपना नाम स्टैब्लिश करो। लाइक मुझे इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए कि मैं अपना नाम एज अ पब्लिश राइटर स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, मैंने 6 साल लगा दिए। मैं इस पॉइंट पे आ ही नहीं रही थी, मुझे इस कदर आदत हो चुकी थी लोगों के अंडर काम करने की, कि जब मुझे कोई ये कहता भी था कि यार तुम लोगों के लिए बुक्स लिखते हो, तुम अपने लिए क्यों नहीं लिखती, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार ये क्या बात हुई। मतलब मैं कैसे अपने लिए बुक्स लिख सकती हूँ, ऑनलाइन बुक्स लिखना, उनको पब्लिश कराना, लाइक ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था।
ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप अगर चाहो, अगर आप पैशनेट हो जाओ, आप दिन रात इसके ऊपर लगा दो, आप 2 महीने बाद एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, आप 6 मंथ्स बाद एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। मैक्सिमम अगर आप एक रेगुलर टाइम लगाते हो ना, लाइक 3 से 4 घंटे आप डेली का एक साइड प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया हुआ है, आप डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग कर रहे हो, आप ओपिनियनेटेड हो, आपके ऑलरेडी ओपिनियंस है और आप उन ओपिनियंस को पब्लिक में शेयर करने से घबराते नहीं हो, तो आप समझो आप 1 साल के बाद अपना नाम स्टैब्लिश कर सकोगे इंशाल्लाह, और अपने नाम से जो है आर्टिकल राइटिंग करोगे। आर्टिकल राइटिंग करने वाले जो अपने नाम से करते हैं उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर राइटिंग कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अब देखें, जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन भी अब मिलते हैं। आप डॉन के पेज पे जा सकते हो, जैसे यहाँ पे बैंकॉक पोस्ट के पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जिसको पाकिस्तान में कॉलम्स कहते हैं कि कॉलम पब्लिश हुआ है मेरा। वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो। अक्सर पेड होती है, अक्सर अनपेड होती है, तो वहाँ पे आप जाके आर्टिकल या फीचर राइटिंग कर सकते हो। इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपने कौन सा जर्नल लेना है, कौन सा आइडिया लेना है, कौन सा ओपिनियन है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो। एक लफ्ज जो यहाँ पे यूज हुआ है, इसको ये नीश कहते हैं। ये लफ्ज आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। आप अक्सर जॉब्स पे जब अप्लाई करोगे वो आपसे पूछेगी भी कि आपका नीश क्या है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कल किसी ने क्वेश्चन किया होता है कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ या समथिंग लाइक दैट, कि मैं मतलब मेडिसिन में हूँ, क्या मैं सिर्फ मेडिसिन के बारे में लिख सकता हूँ? अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं इसने मेडिसिन के बारे में लिखना है, तो मेडिसिन आपकी नीश है, वो आपका फील्ड है, आप उसमें लिख रहे हो। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैंने लॉ का लिखना है, तो वो आपकी है। एक बंदे की एक से ज्यादा नीश भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लॉ पे लिखोगे, सिर्फ एक पे, और आप किसी और चीज पे नहीं लिख सकते हो। तो सारी हो सकती है। इसका सिंपल से आपके, मैं सारे सोशल सब्जेक्ट्स पे लिखता हूँ। मैं जो यहाँ, जैसे कुछ लोग हो के मैं प्योर साइंसेस का बंदा हूँ, मैं उसके ऊपर लिखता हूँ। कुछ लोगों के मैं इंटरनेशनल इश्यूज पे लिखता हूँ। तो वो आपका चॉइस होता है इसके बारे में। ये लफ्ज चूंकि काफी कॉमनली आपको जॉब ऑफर्स में मिलेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था। अब आर्टिकल फीचर की मैंने रियल वर्ल्ड से एग्जांपल उठाई है, बैंकॉक पोस्ट की। यहाँ पर अगर आप देखो, ये स्क्रीनशॉट है तो ये चलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये मैंने इनका कॉलम्स वाला सेक्शन खोला हुआ है, दिस वन, और ये इनके कॉलम्स है या इनके आर्टिकल्स है। ये यहाँ पे पब्लिश हुए हुए, और ये देखिए लोगों के नाम लिखे हुए, इस बंदे के ये आर्टिकल लिखा है, ये इस बंदे ने आर्टिकल लिखा है, और ये एडिटोरियल का है। एडिटोरियल का मतलब होता है अखबार वालों ने खुद लिखा हुआ है। तो जो लोग अपने आप को आर्टिकल राइटर के तौर पे पब्लिश करवाते हैं, वो उन लोगों के इस तरह से जो है वो पब्लिश होते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है, उन लोगों का आगे जाके बहुत अच्छा करियर है। मतलब राइटिंग्स, ऑनलाइन राइटिंग में अगर आप अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हो, तो वो बहुत मतलब कामयाब लोग हैं, और वो आर्टिकल राइटिंग जरूर करें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। सेकंड नंबर पे है कंटेंट राइटिंग। आजकल इसका बहुत जमाना है। आप कंटेंट राइटिंग की जब आप बात करेंगे, आपको इस पे काफी जॉब्स मिलेगी, लेकिन ये डिफरेंट नामों से मिलती है। कुछ जगहों पे उन्होंने लिखा होता है कि आपने हमारा सोशल मीडिया हैंडल करना है, कुछ जगहों पे लिखा होता है कि आपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना है। बेसिकली आप, कंटेंट क्या होता है, मतलब हर तरह का कंटेंट है। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट चलता है उसमें आपके पास राइटिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके पास जो है वीडियोग्राफी भी इन्वॉल्व है, फोटोग्राफी भी इन्वॉल्व है, क्रिएशन भी इन्वॉल्व है, कि आपने आइडियाज आप सिर्फ क्रिएट करते हो, आप बेसिकली उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। आपकी एक, आप उस टीम का पार्ट हो जिसमें आप आइडियाज दे रहे हो, और जो बाकी टीम के मेंबर्स है वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग में इन्वॉल्व हो, कंटेंट राइटिंग में इन्वॉल्व हो, तो वो जॉब इससे रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। आप बाहर जाओ, आपको गुल अहमद नजर आएगा। गुल अहमद जो है बाहर सड़क पर मौजूद है, मतलब कि रोड पे उसका शॉप है, लेकिन उसका एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसका एक वेबसाइट है। आप वहां पे जाओ कि वहां पे आपको नजर आएगी कुछ ब्लॉग्स। उन ब्लॉग, अब वो ब्लॉग्स लिखते हैं क्यों? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मैसेज को अपने साथ इंगेज करना है, उन्होंने उनको इन्वॉल्व करना है। तो ऑनलाइन बिजनेसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली अपनी जो वेबसाइट को खाली साइट भी कहते हैं, तो वो साइट मेंटेन करते हैं ताकि स्टैब्लिश भी कर सके और फिर प्रमोट भी कर सके अपने ब्रांड को, कस्टमर्स को इंगेज कर सके, और मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज्यादा ज्यादा बातें बता सके। तो बेसिकली आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि आपने अपने, और अब तो बहुत सारे बिजनेसेस है जो बेसिकली फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं रखते, जिनकी आपको फिजिकली कोई शॉप नहीं मिलेगी, लेकिन वो ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस है, और वो ब्लॉग्स लिखते हैं, वो बातें करते हैं, वो मैसेज को एंगेज करते हैं, और वो सारे मतलब ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एक चीज का इसमें आपने क्लियर रहना है कि ये कंटेंट राइटिंग है, ये कॉपी राइटिंग नहीं है। कॉपी राइटिंग जो है वो अभी बाद में आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में ये फर्क है कि कंटेंट राइटिंग ब्लॉग होता है। अब फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है टोयोटा, अब वो गाड़ियों की वेबसाइट है, और वो क्या करेगा, वो जितने भी ब्लॉग्स लिखेगा वो गाड़ियों के बारे में लिखेगा, कि अगर रोड के ऊपर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो आपने टायर कैसे बदलना है, ये एक ब्लॉग है।
अब इसी तरह वो कहता है जी अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं लेकिन आपका जो है फ्यूल लीक हो गया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कौन-कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए, ये ब्लॉग है। लेकिन अगर अब उसी टोयोटा की वेबसाइट के ऊपर आपको ये ब्लॉग भी मिलेगा और उसी टोयोटा की वेबसाइट के ऊपर आपको एक इश्तिहार मिलेगा जिस पे लिखा होगा कि आप हमारे टोयोटा की लेटेस्ट गाड़ी ले इस वजह से क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोई भी नया फीचर ऐड हो गया, ठीक है? ऑटोमेटिक सीट बेल्ट आ गई है, ठीक है? आपको बैठ के खुद सीट बेल्ट नहीं लगानी पड़ती, बल्कि आप जैसे ही फिट होकर सीट पे बैठते हो सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये इश्तिहार है, ये कॉपी राइटिंग है। ये भी कर सकते हो आप ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की बातें करनी आती है, आप इतने एंगेजिंग हो, आप इस तरह की अंग्रेज़ी लिख सकते हो कि आप जो हो छोटा-सा एक जुमला लिखोगे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे, तो वो कॉपी राइटिंग है। वो इश्तिहार लिखना, वो उसका पर्टिकुलर पर्पस होता है सेल करना, ठीक है? और कंटेंट राइटिंग का पर्टिकुलर पर्पस होता है कस्टमर्स को, मैसेज को एंगेज करना। अब देखिए मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए इंस्टाग्राम से एक उठाया हुआ है, ये बहुत सिंपल है। ये इस इतनी सिंपल राइटिंग की जॉब्स जो है ना इनको डाटा एंट्री की जॉब्स भी कहते हैं, क्योंकि बस ये देखिए बेसिकली डाटा एंटर किया हुआ है कि ये हमारी कलेक्शन का नाम है, सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, इस लिंक पे आप फॉलो कर ले, डीएम ऑर्डर के लिए डीएम कर ले, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। ये डाटा एंट्री टाइप जॉब है, ठीक है? लेकिन मुझे कोई और इतनी अच्छी इतनी जल्दी-जल्दी में एग्ज़ाम्पल नहीं मिल रही थी तो मैंने ये लगा दिया। तो ये कंटेंट राइटिंग आपको इस तरह से नज़र आएगी। और कंटेंट राइटिंग में सिर्फ ब्लॉग्स नहीं है, मैंने बार-बार ब्लॉग्स की एग्जांपल दी है, तो आपने उसको ये नहीं समझना कि कंटेंट राइटिंग में सिर्फ ब्लॉग्स है। कंटेंट राइटिंग में ऐसा होगा कि आपको प्रोडक्ट की पिक्चर दी जाएगी, आपने वो लगाना होगा, उसके नीचे लाइक आपने थोड़ा-सा कंटेंट लिखना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, बट वो एक्सप्लेनेटरी होगा, वो सेल के पर्पज़ से नहीं होगा, बस ये डिफरेंस है। ये वो कॉपी राइटिंग होगी, अगर उसका सोल पर्पज़ जो आपने लिखा है, उसका सोल पर्पज़ सेल करना है, तो वो कॉपी राइटिंग है। और अगर आपने जो लिखा है उसका पर्पस लोगों को एंगेज करना है, लोगों को उस वेबसाइट पे खड़े 2 मिनट खड़े रखना है, तो वो हम आपकी कंटेंट राइटिंग है। ये इन दोनों में फ़र्क है। जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो वो फेसबुक पोस्ट भी हो सकती है, वो इंस्टाग्राम की पोस्ट भी हो सकती है और ब्लॉग भी हो सकता है। मतलब एक छोटी-सी पोस्ट भी हो सकती है, एक बड़ा-सा ब्लॉग भी हो सकता है। और जो कॉपी राइटिंग है उसमें ईमेल भी आती है। मतलब आपको शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, प्रमोशनल ईमेल्स आती है। आजकल जैसे प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, जब से व्हाट्सएप ने इन्फॉर्मेशन सेल करना स्टार्ट किया तब से आपको बिज़नेस व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर हो गए हैं, वहाँ से आपको प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं। वो लिखना भी कॉपी राइटिंग है बेसिकली। और पाकिस्तान में इसका इतना रवाज नहीं है, पाकिस्तान में लोग खुद ही से जो है अपने मैसेजेस लिख देते हैं, खुद ही से जो है उसको सब लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप कॉपी राइटिंग के लिए हायर हो जाओ और फिर आप उस बिज़नेस की डिटेल्स को समझो, उस बिज़नेस के गोल को, उसके पर्पस को समझो, फिर उसके हिसाब से आप कॉपी राइटिंग करो और ये जॉब्स भी मिलती है कि आप बेसिकली एडवर्टाइज़ करो उन सब चीज़ों को। लेकिन वो एडवर्टाइज़मेंट वाला जो पार्ट है वो चूँकि राइटिंग में नहीं आता तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं डाला। मैं सिर्फ राइटिंग तक जो हूँ ना महदूद रहूँगी। कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल में देखिए टेफ्ट एंड नीडल जो है ये एक बहुत फेमस बेडिंग की शॉप है, ठीक है? अब ये इनका ऑनलाइन वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये एक लाइन लिखी हुई है कंटोर्स टू योर बॉडी विद बाउंस बैक सपोर्ट। ये देखिए, ये एक लाइन है बट दिस इज कॉपी राइटिंग क्योंकि उसने एक लाइन के अंदर इस मैट्रेस की सारी डिटेल बताई है। कंटोर का क्या मतलब होता है? आप अपने फेस के ऊपर मेकअप करते हो, सब लोग कंटोर करते हो। कंटोर का मतलब होता है फेस को शेप देना, तो कंटोर्स का बेसिकली मतलब है शेप देना। उन्होंने लिखा कंटोर्स टू योर बॉडी का मतलब है कि आपकी बॉडी की शेप जैसा हो जाता है विद बाउंस बैक सपोर्ट। अब अगर आप कहोगे कि अगर एक मैं मैट्रेस पे लेटा हूँ और वो अगर मेरी बॉडी की शेप ले लेता है तो इसका मतलब है कि वो तो वो नरम सा गद्दा होगा, मैं तो उसमें मतलब धंस जाऊंगा। लेकिन उसने देखिए लिखा कंट्रोल्स टू योर बॉडी विद बाउंस बैक सपोर्ट, उसने साथ ही ये लिखा है कि ऐसी बात नहीं है कि आप उसमें धंस जाओगे, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बाउंस बैक करता है और सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को। सो बेसिकली आप उसके अंदर धंसोगे भी नहीं। तो ये बेसिकली मिड लेवल पे एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सिर्फ इस मैट्रेस के ऊपर आपको आएगा कि जब आप इस मैट्रेस पे लेटोगे तो आपकी बॉडी की शेप भी लेगा, स्टिल आपको उसके अंदर धंसने भी नहीं देगा। तो कॉपी राइटिंग जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना क्लेवर किस्म की राइटिंग है, जिसमें आपने लोगों को ये एक लाइन पढ़ के उन लोगों को इम्प्रेस कराना होता है टू बाय दिस प्रोडक्ट। ये आसान नहीं है एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन आ जाती है, मुश्किल भी नहीं है। आधी दुनिया ये काम कर रही है। देन आता है ब्लॉग राइटिंग जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मैं ब्लॉगर हूँ, मैं इस्लामाबाद का ब्लॉगर हूँ, मैं इस्लामाबाद के इश्यूज़ के बारे में लिखता हूँ, मैं लाहौर की ब्लॉगर हूँ, मैं लाहौर के खानों के बारे में लिखती हूँ। तो ब्लॉग राइटिंग तो बहुत फेमस है, उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। लोग अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं, अपनी वेबसाइट्स पे अपने ब्लॉग्स लिखते रहते हैं। यहाँ वो एक जनरली जैसे लाहौर के खाबे टाइप, हाँ, मैं हमेशा खाने की बात करती हूँ।
खावे टाइप जो है ना, आपकी कोई वेबसाइट होगी, उसके ऊपर डिफरेंट लोग आके अपने-अपने ब्लॉग्स लिखेंगे। ब्लॉग राइटिंग मोस्टली बंदे के नाम से होती है। हाँ, आपका नाम उसके साथ पब्लिश होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिले जो आपको कहे कि तुम ब्लॉग लिख के मुझे दो घोस्ट राइटर बन के, और मैं जो हूँ उस ब्लॉग को पब्लिश करूँगा अपने नाम के साथ। तो फिर आपको उस के ऊपर अपनी ओनरशिप छोड़नी पड़ती है। हमने कल ये घोस्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट किया था कि आप अपनी ओनरशिप छोड़ते हो, उस राइटिंग के ऊपर आप अपना नाम पब्लिश नहीं कर सकते। वो आपने लिख के जिस क्लाइंट को देते हैं, उस क्लाइंट की प्रॉपर्टी बन जाता है। वो उसको चाहे जैसे मर्ज़ी यूज़ करे। चाहे वो आपसे एक ब्लॉग लिखवाए, फिर आगे उसके 2 पार्ट्स करके उसको पब्लिश करे, दैट इज़ हिज़ चॉइस, आप उसमें बोल नहीं सकते। तो ये हो गया हमारे पास ब्लॉग राइटिंग की एक्टिविटी। अच्छा जी, ब्लॉग राइटिंग एग्ज़ाम्पल ज़ानुल हसन उस्मानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा बंदा है, इनको ज़रूर फ़ॉलो करें। मैंने इनका इसलिए डाला था क्योंकि ये लाइफ़ के प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो चुका है कि लाइक हम 2-4 मिनट से ज़्यादा कुछ चीज़ देखना ही नहीं चाहते हैं। तो लेकिन इनकी वीडियोज़ होती है छोटी-छोटी, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे आप उनको देखो, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत सादा लफ्ज़ों में करते हैं और मतलब बहुत एक्सप्लेनेटरी होती है। और ये इनकी वेबसाइट है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद अपने ही ब्लॉग्स डाले हुए, ये खुद ही लिखते हैं, खुद ही उनको पब्लिश करते हैं। तो ये इनकी अपनी वेबसाइट है, मैंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है। ये एक बंदे की एग्ज़ाम्पल है, आप जो किसी एक टॉपिक के ऊपर पूरी वेबसाइट बना सकते हो, उस पे लाइक 10 लोग मिलके भी ब्लॉग्स डाल सकते हो, वो कोई मतलब पाबंदी नहीं है। फिर आती है एकेडमिक राइटिंग, मैं इसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करती हूँ, ठीक है? टू बी क्लियर, मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ और मैं किसी को भी इनकरेज नहीं करती हूँ आप एकेडमिक राइटिंग करने के लिए। लेकिन चूँकि ये मार्केट में मौजूद है, चूँकि आपका इसके साथ वास्ता पड़ सकता है, आपको इसके एड्स नज़र आएँगे, आपको इसकी जॉब के ऑफ़र्स आएगी। मैंने इसलिए सिर्फ़ इसको इसलिए डाला है ताकि आप सब लोगों के माइंड्स में मैं ये क्लियर कर सकूँ, डू नॉट फॉल फॉर इट। जस्ट डोंट गो फॉर एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि ये चीटिंग है। बेसिकली आप लोगों के असाइनमेंट्स करते हो, आप लोगों के थीसिस करके देते हो, आप लोगों को कोर्सेज़ करके देते हो और उसके बदले में उन लोगों को मार्क्स मिलते हैं, उन लोगों को डिग्रीज़ मिलती हैं, उन लोगों को सर्टिफ़िकेट्स मिलते हैं। ये टोटल चीटिंग है, ये मत करवाइए। ये ना सिर्फ़ इस तरह से चीटिंग है कि आप उस बंदे को उसका काम करके दे रहे हैं, बल्कि उन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी है जो उसी क्लास में, उसी कोर्स में मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं और लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना प्रोफ़ेशनल राइटर लिख के देगा। ऑब्वियसली उसके असाइनमेंट के नंबर ज़्यादा आ जाएँगे, तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये ज़ुल्म है, सो जस्ट डोंट डू इट। लेकिन मैंने इसको मेंशन सिर्फ़ इसलिए किया था ताकि आप सब लोगों को क्लियर हो जाए। इसके अंदर एक चीज़ वैसे ही 4 टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग में आता है कि आपने क्रिटिकल राइटिंग करनी है, प्रिस्क्रिप्टिव करनी है, एनालिटिकल करनी है, पर्सुएसिव करनी है। लेकिन ये जो राइटिंग स्टाइल्स है, ये 4 जो राइटिंग स्टाइल्स है, ये बेसिकली हर जगह आते हैं। आपका जो आर्टिकल आप किसी के लिए आर्टिकल लिखने लगे हो सकता है वो क्रिटिकल आर्टिकल हो। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करने वाला आर्टिकल हो। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप गालियाँ दे रहे हो। लेकिन हकीकत में ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस करना या क्रिटिकल अप्रोच किसी चीज़ के अपनाने का मकसद सिंपल होता है, वो ये कि आप उसको इस नुक्ता नज़र से देखो कि ये चीज़ किस तरह से आगे जाके ग्रूम कर सकती है, आगे जाके किस तरह से जो मतलब इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिस्क्राइब से निकला है, डिस्क्राइब का मतलब होता है खोल-खोल के बयान करना। सो बेसिकली आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब करते हो तो आप अगर आपको क्लाइंट ने कहा है कि मुझे इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का लफ्ज़ अक्सर लोग साथ लगा देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चाहिए या क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, तो आपने क्रिटिकल के ऊपर एंड डिस्क्रिप्टिव के ऊपर फ़ोकस करना है और उस तरह की राइटिंग आपने उसको करके देनी है। डोंट थिंक कि मैं मुझे एक टॉपिक मिल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक मिल गया। आपको क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर आया क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपने कहा ओहो! ये तो ग्लोबल वार्मिंग है, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। आपने जो है बस इंटरनेट से मटेरियल उठाया, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया और लिखना शुरू कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक पेज भर दिया और आपने क्लाइंट को भेज दिया। ये कभी भी आपका ऑर्डर पास नहीं होगा। इस वजह से क्योंकि आपने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ऐसे लिख के दे दिया क्लाइंट को, जबकि क्लाइंट ने ऐसे नहीं माँगा था, उसने क्रिटिकल एनालिसिस माँगा था। तो आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करना था और चूँकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, आपका ये असाइनमेंट कभी भी कबूल नहीं होगा या पास नहीं होगा। इसी तरह अगर उसने डिस्क्रिप्टिव माँगा था, तब आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ऐसे इज़ डिस्क्रिप्टिव, आप डिस्क्राइब कर रहे हो चीज़ को। एनालिटिकल राइटिंग ये होता है कि आप एनालिसिस करते हो। आप एनालिसिस का मतलब होता है आप कहते हो एक चीज़ आई, एक चीज़ जो है राइट साइड से आई, एक लेफ्ट साइड से आई, दोनों मिले, उन दोनों का प्रोसेस चला और एंड रिजल्ट ये निकल आया। ये एनालाइज़ करना होता है जिसमें आप पूरा सिस्टम को मतलब एनालाइज़ करके बताते हो कि ऐसे-ऐसे इनपुट आया, ऐसे-ऐसे प्रोसेस हुआ, ऐसे-ऐसे आउटपुट आ गया है या आएगा फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ऐसा-ऐसा वाक़या हुआ है, लाहौर में ऐसा वाक़या हुआ है और फिर हमने कराची में ऐसे वाक़यात होते हुए देखे हैं, इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में और ऐसे वाक़यात होंगे। तो ये एनालिटिकल राइटिंग है।
परसुएसिव राइटिंग जो होती है ना, ये बेसिकली लीगल राइटिंग की एक फॉर्म है। परसुएसिव में होता है परसू करना, हम नहीं कहते आप अपना करियर परसू करें, आप कौन सा करियर परसू करें, परसू करने का मतलब होता है पीछे लगे हुए आप, मतलब आप किस चीज के पीछे लगे हुए। तो परसुएसिव राइटिंग का मकसद ये होता है कि आपके ज़हन में ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो हो इमिग्रेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा रहे हो, आप किसी मुल्क में इमिग्रेट होना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप मेक्सिको से अमेरिका में इमिग्रेट हो रहे हो। अब मैक्सिकन लोग हैं, वो अमेरिका में आना चाहते हैं, वो परसुएसिव स्टेटमेंट लिख के देते हैं, वो परसू करते हैं अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को। उसमें वो पूरी अपनी स्टोरी लिखते हैं, अपने बारे में डिटेल्स बताते हैं, अपने बारे में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ बताते हैं और ये कहते हैं कि मतलब ये परसुएसिव राइटिंग है। तो हो सकता है कि आपको जब कोई काम के लिखने को मिले तो उसमें परसुएसिव का वर्ड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको किस तरह से राइट करना है। एक बात याद रखें, जिस तरह की भी राइटिंग होगी, इंफॉर्मेशन सेम होगी। आप अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिख रहे हो, हर तरह की टाइप ऑफ राइटिंग में ग्लोबल वार्मिंग सेम रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर कंटेंट राइटिंग में जाएगी तो उसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, और अगर वो ब्लॉग राइटिंग में जाएगी तो उसका कॉन्सेप्ट कोई और हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों राइटिंग्स में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ही रहती है। सिर्फ लिखने का अंदाज, उस चीज, उस सेंटेंस को डिजाइन करने का अंदाज, ये चीज बदलती है। और अगर आपने ये ट्रिक सीख ली कि मैंने सेम ही टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है, सेम टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है, सेम टॉपिक के ऊपर मैंने किसी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट जमा करवाई है, सेम टॉपिक के ऊपर जो है मैंने अपने लिए अखबार में इशारा करने के लिए आर्टिकल लिखा है, सेम टॉपिक हो और एक ही बंदे ने लिखा हो, 4 दफा लिखा हो, लेकिन चारों राइटिंग स्टाइल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो वो एक ऐसा राइटर है जिसको राइटिंग की समझ है, जिसको ये पता है कि लिखा कैसे जाता है। तो ये नुक्ता आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे शुरू में बिल्कुल पता नहीं था, मैं ऐसे लिखती थी, मुझे मतलब ऑर्डर मिलता था, मैं अंधाधुंध शुरू हो जाती थी कि अच्छा 3,000 लफ्ज लिखना है, मैं तो 3,000 लफ्ज लिख के सांस लूंगी। गलत अप्रोच है। बहुत मेरे ऑर्डर्स रिजेक्ट होते थे शुरू में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि क्लाइंट मांग क्या रहा है। सेम इस चीज को इसलिए भी सीखे, आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। आप पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, आप देखिए उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे डिस्क्राइब का लफ्ज लिखा हुआ है, उसके पीछे स्टेट का लफ्ज लिखा हुआ है, उसके पीछे क्रिटिकल एनालिसिस का लफ्ज लिखा हुआ है। उसको देखे, उस हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, तो आपके उस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ जाएंगे सेम इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये चीज जो है इसको जरूर अपने माइंड में रखें। ओके जी, यहाँ पे हमारी जो है ना राइटिंग जो फॉर्म्स है वो सारी की सारी कंप्लीट होगी। बेसिकली हमारी थ्योरी जो है वो एक तरह की कंप्लीट हो गई है, जो बोर्डिंग वाला काम था वो सब कंप्लीट हो गया। अब जो है हम शुरू करने लगे प्रैक्टिकल साइड। प्रैक्टिकल साइड पे जो है मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था कि आप लोग अपने लैपटॉप्स अपने साथ रखें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोग प्रैक्टिकली मेरे साथ मिलके जो है अपनी अपनी वो बना ले, प्रोफाइल्स बना ले, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे तो इस चीज़ में इशू आ रहा है, मुझे तो इस फील्ड की समझ नहीं आ रही, मैं इसमें क्या आंसर लिखूं। लेकिन अगर मैं बोलती रहूंगी और आप सुनते रहेंगे तो आपके जहन में वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो प्रैक्टिकली करने से आएंगे। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को लैपटॉप साथ रखने का कहा था। और मुझे बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन मिला कि अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम क्या करें। देखें, इस बात को समझें कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं ऑनलाइन या फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स करने के लिए, और एक किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपके पास उसका इक्विपमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट का इशू है, अगर आपके पास लैपटॉप का इशू है, तो आप सबसे पहले इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करें। इस वजह से सॉल्व करें कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जो है ऑनलाइन या फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। मेरे सेशंस को अटेंड करने के लिए आपके पास लैपटॉप का होना उस तरह से जरूरी नहीं है कि जिस तरह के मैथ के पेपर में कैलकुलेटर का होना जरूरी होता है, उस तरह से जरूरी नहीं है। आप उसके बगैर भी मतलब मेरा सेशन ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आप मिस कर जाओगे, वो फिर आपको अकेले बैठ के करना पड़ेगा। फिर आपको चीज समझ नहीं आएगी, फिर आप जो डिसहार्ट होगे और आप काम बीच में छोड़ दोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना लैपटॉप साथ ले आओ। और अभी लैपटॉप्स आप लोगों ने खोल लिए हो गया, जस्ट होप, क्योंकि हमारे सिर्फ 10 मिनट्स रह गए, तो हम जो है पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, मैम फाइवर के बारे में बताए, अपवर्क के बारे में बताए, एसईओ के बारे में बताए। वो सब, ये जो सब नाम है ना, ये बहुत फेमस नाम है। और चूंकि हम इर्द गिर्द से बहुत सारे नाम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं ऑनलाइन काम करो, फाइवर पे जाके काम करो। भाई फाइबर तक पहुंचने के लिए एक जर्नी है, आपको उस जर्नी से गुजरना है। अगर आप नहीं गुजर रहे हो ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो।
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अभी 1 क्लास में हो और आपको मैं तो 7th के एग्ज़ाम्स दूँगा। आप दे दो, आपको शौक है, आप जाओ, आप 7th में बैठो, आप एग्ज़ाम दो, मगर एंड रिज़ल्ट क्या होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप जो हो 1 क्लास लो, आप 2 क्लास लो, आप अपने स्टेप्स उठाओ, आप अपने 7 स्टेप्स पूरे करो और फिर आप जाके जो है 7th के एग्ज़ाम्स दो, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि आपको सक्सेस रेट आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा। मैंने इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे सबसे पहले Indeed.com के बारे में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था। और ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में शायद आज जितने लोग ऑनलाइन हैं उनमें से किसी ने ना सुना हो या शायद किसी एक आध बंदे ने सुना हो। लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं और मतलब मुझे अपनी पहली गिग यहाँ से मिली थी। तो इस वज़ह से मैंने इसके बारे में लिखा है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ये Indeed.com वाली गूगल क्रोम पे। ठीक हो गया। अब देखिए, आप लोग अपने उस पे जाएँ, हाँ, उस गूगल क्रोम पे जाएँ और वहाँ जाके आप लिखें Indeed.com, INDEED.com। लिख लिया? ठीक हो गया। अब आप देखो यहाँ पे जाओगे, आपका चूँकि पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लिया था इसका। ये देखें, आपका पहले से अकाउंट नहीं ना बना हुआ, जैसे मेरा बना हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा आप साइन इन कर लो। आपका नहीं बना हुआ, तो आप क्या करोगे, न्यू टू इंडीड क्रिएट एन अकाउंट। आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल जो है ना आपका ईमेल एड्रेस चाहिए और एक पासवर्ड है जो आप खुद बनाओगे। एक बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, मैं जो हूँ बिल्कुल भी किसी भी तरह के ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट नहीं करती, जो आपको ये कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको जॉब दूँगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आपको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आप हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें, लाइक 15,000, 20,000, 25,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें। और फिर आप हमारे इस पे आ सकते हैं फ़ोरम पे और फिर आके आप यहाँ पे जॉब्स ढूँढ सकते हैं। ऐसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए पर कभी भी अप्लाई मत करें। इसलिए अप्लाई ना करें ताकि ये बिज़नेस बंद हो जाए। जब इसके ऊपर डिमांड नहीं आएगी तो ये बिज़नेस नहीं चलेगा और ये बंद हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि देखें, एक क्लाइंट को काम चाहिए, उसने अपनी फ्री में पोस्ट लगाई है, फ्री में अपना इश्तिहार लगाया है, वो इश्तिहार को एक्सेस करने के लिए आपको पैसे देने की क्या ज़रूरत है? और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आपको उस जॉब की क्या ज़रूरत है फिर? तो ये अप्रोच गलत है। लोग पैसा कमाने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। इस वजह से ऐसे किसी को भी ना करें। Indeed.com है, जो है वो फ्री है, ठीक है? और मैं मोस्टली क्या मैं 100% ऐसे ही आपको साइट्स के बारे में, प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बताऊँगी जो फ्री हो गए। अच्छा जी, आप लोगों ने अपना Indeed.com पे अकाउंट बना लिया? सिद्रा बतूल, आप क्या कहना चाह रही हो? ओके, वजीहा फ़याज़ ने जो क्रिएट कर लिया है। हाँ जी। देखिए, सिद्रा बतूल ने जो है मुझे मैसेज किया है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि जैसे ही मैंने Indeed.com पे एंटर किया है, तो मुझे Indeed.com.pk पे लेके चला गया। ठीक हो गया? यही मैं चाहती थी कि किसी के साथ एक्सपीरियंस हो। अगर आप गौर करें तो ये देखिए, मेरे वेबसाइट के पीछे लिखा हुआ है th.indeed.com। th इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं थाईलैंड से ऑनलाइन हूँ। तो इसने मुझे थाईलैंड वाला जो है ना वो दे दिया। जो भी इसका टेक्निकल लफ्ज़ होगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन बेसिकली इसने क्या किया, इसने मेरी लोकेशन के हिसाब से मुझे इंडीड.कॉम खोल के दिया है। ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें एक इश्यू है और वो इश्यू ये है कि थाईलैंड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जॉब्स पोस्ट हुई होगी। अगर मैं th.indeed.com खोलती हूँ, तो मुझे सिर्फ़ 10 जॉब्स नज़र आएगी, ठीक है? क्योंकि वो मुझे मेरी लोकेशन के हिसाब से जॉब बता रहा है। इसी तरह Indeed.com.pk जिन लोगों ने खोला है, उनको सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पोस्ट हुई हुई जॉब्स नज़र आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में 15 जॉब्स पोस्ट हुई है, तो आप सिर्फ़ 15 जॉब्स देख सकते हो और मैं सिर्फ़ 10 जॉब्स देख सकती हूँ। तो ये नुकसान वाली बात इस सेंस में है क्योंकि हमने फिज़िकली तो जॉब करनी नहीं है, तो हमें लिमिट होने की क्या ज़रूरत है? हमें अमेरिका की जॉब्स भी देखनी है, हमें ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स भी देखनी है, यूके की भी देखनी है, क्योंकि हमने तो फ्रीलांसिंग करनी है, हम घर में बैठ के कर सकते हैं, तो हमें क्या मसला है?
अब आप कहोगे कि मैं वो खोलूं कैसे, उसका बहुत सिंपल तरीका है। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाओ और आप करो इसको एडिट, ठीक है, और खोलो indeed.com। वो मुझे फिर TH पे ले गया। अच्छा जी, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा राइटर, ठीक है, और मैंने की जॉब फाइंड। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स खुद बनाने की कोशिश करनी है, फिर आपने मुझे बताना है। मैं ये जल्दी से करा दूँ, टाइम आपको होने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा राइटर, यहाँ पे मैं गई फाइंड जॉब के ऊपर। मैंने वेयर नहीं डाला क्योंकि मैं फ्रीलांस राइटिंग कर रही हूँ, तो मुझे जगह का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर जाके आप देखिए, ये उसने मुझे कितनी जॉब्स बताई है, ये देखिए, उसने मुझे राइटर की जॉब्स बताई है 170। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके क्लिक करती हूँ इसी पेज पे रहते हुए, पीछे से TH हटाती हूँ, हट जाओ प्लीज, ओके, हट नहीं रहा इस टाइम पर। लेकिन अगर ये मैं हटाती हूँ ना, तो यहाँ ये देखिए, ये हट गया, और ये देखिए मुझे अब 15,000 जॉब्स नजर आ रही है। ये देखिए, पहले मुझे कितनी नजर आ रही थी, 170 आई गेस, और अब मुझे 15,000 से ज्यादा जॉब्स नजर आ रही है। अच्छा, सिद्रास, आप सवाल कर रही हो कि साइन अप वाला जो है वो मुझे सिर्फ TH मतलब PK वाली पे बनाने चाहिए या पूरे? आप जब भी अकाउंट को साइन अप करोगे, आप पूरे के पूरे Indeed.com के लिए ही साइन अप करोगे। मैं पाकिस्तान में भी अपनी यही प्रोफाइल चलाती थी, मैं थाईलैंड में भी यही चला रही हूँ, दुबई में भी यही चलाऊंगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस Indeed.com पे अपना वो बनाना है, आप PK पे बनाओ, आप थाई पे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको इतनी सारी जॉब्स आ गई। अब आज के काम में आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी Indeed.com के ऊपर अपनी बेसिक प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आपने अपना अपना नाम डालना है, अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, अपनी जो है एक्सपीरियंसेस डालने हैं। मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे बनी हुई, ठीक हो गया। ये मेरी प्रोफाइल है, ये देखिए, मेरी एक जॉब ये आ गई, फिर मेरा दूसरी जॉब ये आ गई, तीसरी चौथी ये मेरी जॉब्स आ गई, ये मेरी जो है क्वालिफिकेशन आ गई, और ये मेरी स्किल्स आ गई यहाँ पे। ये सारा आपको वहाँ पे बना बनाया फॉर्मेट मिलेगा, आपने सारे को फिल करना है, ठीक है। और जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उतना फिल कर ले। बिल्कुल मत सोचे कि मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, या कोई ये सोचे मेरी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। बिल्कुल भी मत सोचे, जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप वो सारा पुट इन कर दोगे। कल मैं इसके ऊपर आपको मजीद बताऊंगी कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है ताकि वो अट्रैक्टिव हो टुवर्ड्स द क्लाइंट, और क्लाइंट्स जो है वो इसको बेसिकली आप CV समझ लें, अपने रेज्यूमे समझ लें, तो उस प्रोफाइल के ऊपर वो आपको अप्रोच करेगा। ठीक हो गया, ये आज का आप लोगों का टास्क हो गया। और ये TH और PK ये चीज़ हटा के Indeed.com पे राइटर्स की जॉब्स भी देके, जॉब्स की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से जॉब्स मिलती है, किस तरह से लिखी होती है, उनको किस तरह से पढ़ना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं आज के हमारे उसके ऊपर। ये रिस्पॉन्सेज टू क्लाइंट हमने डिस्कस करना था, जो हमारा थोड़ा सा रह गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो इंस्ट्रक्शंस वाली बात है। इसके ऊपर जो है मैंने एक बंदे से जो है एक ऑर्डर मंगवाया था, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आपको किसी ऑर्डर की इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो आपने उसको किस तरह से फॉलो करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, तो हम इसको कल इधर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के दिन के लिए बस हम इतना ही कर सके अल्लाह के हुक्म से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो कुछ समझाने की कोशिश की है, अल्लाह करे मैं उस पर पूरी उतर सकी हूँ, आप लोगों को समझा सकी हूँ, और आप लोगों ने मुझे अपना रिस्पॉन्स जो है वो ग्रुप में दे दे। ओह शिट, हम तो क्वेश्चंस भूल गए आज के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस 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 अच्छा जी, ये जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हमारे पास लैपटॉप ना हो तो हम क्या करें, मैंने आपको बता दिया, आप लैपटॉप अरेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करें। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जूम और लिंक्डइन की एप्स उन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की। लिंक्डइन भी बिल्कुल Indeed.com की तरह की एक वेबसाइट है, इसकी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, जूम की भी जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ लिंक पे क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। फाइबर और SEO के कॉन्सेप्ट्स एडवांस लेवल के हैं, हम बिगनर्स लेवल पे है, तो हम एडवांस लेवल की चीजें बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ग्रुप में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आया है कि उनके अनाउंसमेंट्स जो है वो गुम जाती है क्योंकि आगे और लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं अकाउंट उसको व्हाट्सएप ग्रुप को क्लोज करती हूँ, लोगों की तरफ से मैसेजेस क्लोज करती हूँ, सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, तब मैं इंपॉर्टेंट मैसेजेस दोबारा वहाँ पे लिख दूँ ताकि सब लोग उनको फौरन रीड कर सके। तो आपने वो जो मैं वो दो वो भेजती हूँ ना, लाउड स्पीकर टाइप इमोजी भेजती हूँ, उसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप पढ़ लिया करें अगर आपने बाकी सारी नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। और जिनकी इंग्लिश वीक है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंग्लिश हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, हमें नहीं आती है, बहुत
कॉमन बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ओवर द टाइम आ जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। बहुत ही कोई मास्टर्स लेवल की इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऑनलाइन राइटिंग करने के लिए, आपको मैट्रिक एफएससी लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है। बाकी आप वक़्त के साथ-साथ अल्लाह के हुक्म से सीख जाते हो, तो आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी, तो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक अलहदा से भी कोर्स कराने की कोशिश करूँगी कि आप किस तरह से अपने जुमले लिखें, किस तरह से आप अपनी बात लिखें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक हो गया? तो आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह हमारी कल फिर मुलाकात होगी और हम इंशाल्लाह फिर बहुत सारा इल्म हासिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से और उससे पॉज़िटिव काम करेंगे। ठीक है? अच्छा ज़ीक्यू आपका पीके नहीं हट रहा, आप हटाने की कोशिश करो। मेरा टीएच भी नहीं हट रहा था, लाइक मैंने कुछ 4-5 दफ़ा कोशिश की है, वो फिर हटा है। तो आप जो है ना उसको हटाओ, बार-बार हटाओ। नया पेज खोलो, उस पे जाके indeed.com लिख के उस पे हटाने की कोशिश करो। ठीक है? ओके जी। बहुत शुक्रिया अक्सा, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।